हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हाँ जी, वेलकम बैक। अच्छा स्टूडेंट्स, जो लास्ट टाइम हमने टॉपिक जो हमने कवर किए थे, हमने तीनों टाइप्स कवर की थी। क्रिस्टलाइन, आपके पास एमॉर्फस और पूरी क्रिस्टलाइन हमने यहाँ पे कवर किए थे। अब आज जो हमारे पास टॉपिक है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, और आज हम इस टॉपिक में देखेंगे कि एक क्रिस्टल के अंदर जो है मतलब अब एटम्स मतलब किस तरह प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो वो हमारे पास जो टॉपिक है वो टॉपिक है क्रिस्टल लैटिस। और ये टॉपिक भी डेफिनेशंस और एमसीक्यूज़ के लिहाज से इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले क्रिस्टल लैटिस को समझने के लिए हम एक चीज़ की हेल्प लेके, वो है बेसिस या यूनिट। अब बेसिस या यूनिट क्या चीज़ है? बेसिस या यूनिट एक सिंगल एटम भी हो सकता है या ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकता है, जो कि पूरे क्रिस्टल में बार बार रिपीट हो रहा होगा। ठीक है, तो बेसिस या यूनिट क्या होगा? बेसिस या यूनिट एक सिंगल एटम या ग्रुप ऑफ एटम जो कि किसी क्रिस्टल में एक बार बार रिपीट हो रहा होगा, उस चीज़ को बेसिस या उस चीज़ को हम यूनिट नाम देते हैं। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ हमने चैप्टर के स्टार्ट में डिस्कस की थी कि हमें किस तरह पता चलता है कि एक क्रिस्टल के अंदर जो एटम्स हैं वो प्रॉपर एक अरेंजमेंट में प्रेजेंट हैं। तो उसके लिए एक टेक्निक थी जिसको हम एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी कहते हैं। एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी जो है एक ऐसी टेक्निक होती है जिसकी मदद से हम किसी क्रिस्टल के ऊपर एक्सरे सॉल्व कराते हैं, और इंटर एटॉमिक डिस्टेंस वगैरह से हमें पता चल जाता है कि इस क्रिस्टल के अंदर जो एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स हैं वो प्रॉपरली एक अरेंजमेंट में प्रेजेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले वो ये बता रहा है कि एक्सरे की हम हेल्प लेते हैं ये पता करने के लिए डेट क्रिस्टल्स आर कंपोज्ड ऑफ एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स हेल्ड इन प्रॉपर। और ये प्रॉपर जो आपका अरेंजमेंट होती है ये 3D में होती है। ठीक है, हमने डिस्कस भी किया था स्टार्ट में। उसके बाद है फॉर्मेशन ऑफ एरे। अब फॉर्मेशन ऑफ एरे का क्या चीज़ है? अच्छा, अब एरेज जो हैं ये आप कंप्यूटर में भी पढ़ते हो, आप प्रोग्रामिंग में भी। एरे है क्या चीज़? एरे थोड़ा समझाने के लिए मैं ये बनाता हूँ। मैं एक एरे बना रहा हूँ एटम्स की। तो मैंने एटम्स की एक लाइन बनाई और उसमें एटम्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये लाइन किस तरह बनती है? ये जो एरे मैंने एटम्स की बनाई है ये असल में किस तरह बनेगी, इस चीज़ को हम यहाँ डिस्कस करेंगे कि ये एक एरे बनती किस तरह है। सबसे पहले अगर आप इस डायग्राम में देखो, ये जो मैंने बनाई है यहाँ पे एक सिंगल एटम है। ठीक है, और वो एक रेगुलर आपके पास एक रेगुलर पोजीशंस पे रिपीट हो रहा है। वो एटम यहाँ प्रेजेंट था, फिर थोड़े से डिस्टेंस के बाद वो यहाँ प्रेजेंट है, उतने ही डिस्टेंस के बाद वो इस पोजीशन पे प्रेजेंट है, उतने ही डिस्टेंस के बाद इधर प्रेजेंट है। ठीक है, और ये जो जिन एक पोजीशंस पे प्रेजेंट है ना, इन पोजीशंस को नाम देते हैं लेटिस पॉइंट्स। तो लेटिस पॉइंट्स क्या होते हैं? लेटिस पॉइंट्स वो पॉइंट्स होते हैं जिन पॉइंट्स पे ये सिंगल एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बेसिस, यूनिट या इसका एक और नाम होता है मोटिव। इसकी डेफिनेशन जो भी हमने ऊपर भी देखी कि व्हेन द अब सिंगल एटम और ग्रुप ऑफ एटम इज रिपीटेड एट रेगुलर इंटरवल्स। ठीक है, रेगुलर अब इंटरवल्स का क्या मतलब कि एटम रिपीट तो हो रहा होगा लेकिन वो एक रेगुलर तरीके से, मतलब एक प्रॉपर पैटर्न से रिपीट हो रहा होगा, और जिन पॉइंट्स पे रिपीट हो रहा होगा उन पॉइंट्स को नाम देंगे लेटिस पॉइंट्स। और ये जो एटम्स रिपीट हो रहे होते हैं ना, अब देखो हमने कहा था क्रिस्टल जो है वो 3D ऑब्जेक्ट है। मतलब उस क्रिस्टल का जो है वो एक्स एक्सिस भी है, वाई एक्सिस भी है, जी एक्सिस भी है। तो ये जो एटम्स रिपीट हो रहे होते हैं ये इन ऑल डायरेक्शंस का मतलब एक्स एक्सिस में भी प्रेजेंट हो गए, वाई एक्सिस में भी और जी एक्सिस में भी रिपीट हो रहे होते हैं, लेकिन किस तरह रिपीट हो रहे होते हैं? एट रेगुलर इंटरवल्स। ठीक है, और ये जो एटम या ग्रुप ऑफ एटम जो कि रेगुलर आपके पास यहाँ पे जो आपके पास रेगुलरली रिपीट हो रहा होता है, 3D में रिपीट हो रहा होता है, उस एटम या ग्रुप ऑफ एटम को नाम देते हैं बेसिस या यूनिट। और एक और नाम है मोटिव। कुछ बुक्स में मोटिव भी लिखा होता है, लेकिन आपकी बुक में जो नाम यूज़ किया गया है वो बेसिस या यूनिट डिस्कस किया गया। अच्छा, उसके बाद जो चीज़ है देखो, अब असल में ये जो बेसिस जो है, मैं बेसिस अगर वर्ड यूज़ कर रहा हूँ ना तो आपके माइंड में फ़ौरन आना चाहिए कि या तो सिंगल एटम होगा या ग्रुप ऑफ एटम होगा। अब देखो इस बेसिस की असल में यहाँ पे प्रॉपर, अब इसकी आपके पास यहाँ पे अरेंजमेंट असल में डिटरमाइन करेगी कि ये असल में क्रिस्टल है या नहीं, है ना। तो ये इसकी पहली प्रॉपर्टी है कि रेगुलर एंड पीरियोडिक अरेंजमेंट ऑफ द बेसिस इज़ द बेसिक फीचर ऑफ क्रिस्टल्स। कि अगर ये बेसिस जो है एक रेगुलर तरीके से और पीरियोडिक तरीके से उस क्रिस्टल में रिपीट हो रहा होगा तो ये उस क्रिस्टल की एक बेसिक प्रॉपर्टी है, क्योंकि क्रिस्टल्स
का मतलब है कि उसमें एटम्स प्रॉपर्ली अरेंज्ड हुए हुए होंगे, ठीक है। तो ये बेसिक प्रॉपर्टी डिटरमाइन करता है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि ये भी हम आगे डिटेल में भी देखेंगे, क्रिस्टल जो होता है ना ये एक इमेजिनरी पॉइंट से मिलके बना है। जिस तरह मैंने इस ऊपर वाले डायग्राम में ये कहा कि ये जो बेसिस हैं ये कुछ पॉइंट्स पे रिपीट हो रहे होंगे, ठीक है। अब वो जो पॉइंट्स होते हैं ना उनको भी हम आगे नाम भी देके उनको लेटिस पॉइंट्स नाम देते हैं, और वो लेटिस पॉइंट्स को प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करते। लेटिस पॉइंट्स जो होते हैं वो एक इमेजिनरी पॉइंट्स होते हैं, इमेजिनरी एरे ऑफ पॉइंट्स, ठीक है। इमेजिनरी एरे ऑफ पॉइंट्स का मतलब ये मैं अगर पॉइंट्स बनाऊं, ये अगर आपको इस डायग्राम में नज़र आ रहे हो तो ये मैंने एक एरे ऑफ पॉइंट्स बनाई, और ये एरे ये पॉइंट्स बता क्या रहे हैं, ये पॉइंट्स ये बता रहे हैं कि इन पॉइंट्स पे एटम प्रेजेंट हो गए। तो ये ऐसे असल में पॉइंट्स एग्जिस्ट नहीं कर रहे होते, लेकिन एक इमेजिनरी कंसेप्ट है जिनको हम लेटिस पॉइंट्स या लेटिस साइट्स भी नाम देते हैं। फिर नेक्स्ट वो कह रहा है कि हम जिस तरह पूरा बेसिस बनाते हैं ना, मतलब पूरा एटम या ग्रुप ऑफ एटम बनाएंगे, हम चाहें तो उस बेसिस को रिप्लेस करके एक सिंगल पॉइंट भी बना सकते हैं। जिस तरह ये ऊपर वाली जो डायग्राम है इसमें अगर मैं कह दूं कि बेसिस को रिप्लेस कर दें, तो इस पूरी डायग्राम में आप जहाँ जहाँ पे बेसिस मतलब प्रेजेंट है, सिंगल एटम प्रेजेंट है, आप उसकी जगह एटम भी बना सकते हो। तो ये एक कन्वेंशन है, अगर आप सिंपल डायग्राम बनाना चाहते हो तो आप रिप्लेस कर सकते हो। तो ये इसका लास्ट पॉइंट है कि इट इज़ आपके पे यहाँ पे कन्वेंशनल टू आपके जो हमारे पास बेसिस प्रेजेंट हैं उनकी एक पीरियोडिसिटी जो को आप रिप्लेस कर सकते हो विद अ पॉइंट। अच्छा नेक्स्ट, अब हमने बेसिस तो समझ लिया, बेसिस क्या होते हैं, एटम या ग्रुप ऑफ एटम। नेक्स्ट है आपके पास लेटिस। अब लेटिस क्या है, लेटिस असल में ये पॉइंट्स हैं, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। जिस तरह अभी हमने ये कहा ना कि ये एक आपके पास ये पॉइंट्स, तो इन पॉइंट्स के कलेक्शन को नाम देते हैं इन कलेक्शन ये जो पॉइंट्स के कलेक्शन को नाम देते हैं लेटिस, ठीक है। तो ये पॉइंट्स कितने हो गए, ये इनफाइनाइट पॉइंट्स हो गए। क्यों इनफाइनाइट, देखो अभी तो मैंने एक लाइन बनाई है मतलब वन डायमेंशन में, तो ये पॉइंट सिर्फ वन डायमेंशन में नहीं होते, ये पॉइंट थ्री डायमेंशन में हो गए। थ्री डायमेंशन में मतलब ये अगर मैं थ्री डायमेंशन बनाऊँ तो ये पॉइंट्स जो हैं वो एक्स एक्सिस पे भी हो गए, ये पॉइंट्स वाई एक्सिस पे भी हो गए, और ये पॉइंट्स जी एक्सिस पे भी हो गए। तो ये जो पॉइंट्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा पॉइंट्स होते हैं। तो वो इसकी डेफिनेशन यही है कि द कलेक्शन ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स इन अ पीरियोडिक अरेंजमेंट। और ये जो पॉइंट्स हो गए ये पीरियोडिक अरेंजमेंट में। अब पीरियोडिक अरेंजमेंट का क्या मतलब कि हर दो पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो प्रॉपर होगा, इक्वली होगा, तभी तो ये क्रिस्टलाइन आपके पास तभी तो ये क्रिस्टलाइन बनेगा, ठीक है। और मैथ में और फिजिक्स में भी कहते हैं कि पॉइंट एक इतनी छोटी चीज़ है कि वो डायमेंशन लेस है। जिस तरह लाइन तो वन डायमेंशन है ना, तो पॉइंट एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है, कोई डायमेंशन, इतना छोटा एक चीज़ है जिसकी कोई डायमेंशन ही नहीं है। और पॉइंट असल में हम जो बनाते हैं ना पॉइंट, वो तो एक असल में एक सर्कल सा बन जाता है, लेकिन असल में जो मैथ्स में पॉइंट की डेफिनेशन है वो ये है कि ये एक शेपलेस एंटिटी है। पॉइंट एक इतनी छोटी चीज़ होती है जिसकी कोई प्रॉपर शेप भी नहीं है, ठीक है। तो पॉइंट असल में ना उसकी कोई डायमेंशन है ना उसकी शेप है, तो फिर पॉइंट असल में है क्या चीज़, पॉइंट एक इमेजिनरी ज्योमेट्रिकल फ्रेमवर्क है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है यूनिट सेल। अब यूनिट सेल की आपने डेफिनेशन प्रिपेयर करनी है। अब एक पूरा क्रिस्टल है मेरे पास, ठीक है, जिस तरह आप एग्जांपल क्रिस्टलाइन की एग्जांपल ले सकते हो NaCl, सोडियम क्लोराइड। अब अगर आप खेवड़ा जाके आप सोडियम क्लोराइड का पूरा एक बड़ा सा पीस ले लो, ठीक है। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि ये एक बड़ा सा पीस किस चीज़ से मिलके बना है, किस एक छोटी सी तरह आप कहते हो ना कोई भी आपके पास यहाँ पे मैटर है तो वो किस चीज़ से मिलके बना है, न्यूट्रल आपके पास यहाँ पे एटम से मिलके बना है, एटम्स से मिलके वो चीज़ मैटर बन गई है ना। इसी तरह वो जो पूरा क्रिस्टल था, बड़ा सा पीस था आपके पास, वो किस चीज़ से मिलके बना है, वो छोटे से स्ट्रक्चर से मिलके बनता है जिसको कहते हैं यूनिट सेल, ठीक है। और ये यूनिट सेल ही उस पूरे स्ट्रक्चर में रिपीट हो रहा होता है बार बार, और पूरे स्ट्रक्चर से मतलब कि उसकी 3D में रिपीट हो रहा होता है, मतलब एक्स एक्सिस में भी रिपीट हो रहा होता है ये पूरा स्ट्रक्चर वाई में भी, और ये पूरा स्ट्रक्चर जी एक्सिस में भी, ठीक है। तो यही इससे में यूनिट सेल की डेफिनेशन है कि द आपके यहाँ पे स्मॉलेस्ट आपके ज्योमेट्रिकल फिगर हुज पीरियोडिक रेपिटेशन इन 2D और 3D फॉर्म अ क्रिस्टल, ठीक है। और ये जो इस यूनिट सेल की जो रेपिटेशन होती है ये एक पीरियोडिक होती है, मतलब ये जो यूनिट सेल रिपीट हो रहा होता है ये प्रॉपर डिस्टेंसेस पे रिपीट हो रहा होता है। और अगर हम इसी यूनिट सेल को रिपीट करें
तो हमारे पास पूरा क्रिस्टल बन जाएगा, बड़ा सा पीस। उस पूरे को कहते हैं क्रिस्टल लैटिस। तो क्रिस्टल लैटिस एक बड़ी चीज़ होती है जो कि छोटे छोटे पार्ट से मिलके बनती है। उस छोटे पार्ट को कहते हैं यूनिट सेल। अभी इसकी नीचे डायग्राम भी आएगी, बल्कि देखते हैं इसकी डायग्राम। ये अगर आप इसकी डायग्राम देखो, ये जो मैंने बनाया है ये मैंने पूरा एक यूनिट सेल बनाया है, और ये समझ लो NaCl का है, क्योंकि NaCl का जो यूनिट सेल होता है वो क्यूबिक शेप का होता है, तो ये क्यूबिक शेप का है। ठीक है। अच्छा, अब ये जो मैंने बनाया है आगे, ये मैंने बनाया है पूरा क्रिस्टल लैटिस। ठीक है। तो ये जो मैंने पूरा बनाया है ये मैंने पूरा क्रिस्टल लैटिस बनाया है। अब देखो ये क्रिस्टल लैटिस बना किस तरह। हमारे पास यूनिट सेल था और ये यूनिट सेल रिपीट कर रहा है। अभी यूनिट सेल यहाँ रखा हुआ है, नीचे रखा हुआ है। ठीक है। ये यूनिट सेल ऊपर भी रिपीट होगा, इस तरह यहाँ भी रिपीट होगा, इसी तरह साइड में भी रिपीट होगा, इसी तरह यहाँ भी साइड इधर भी रिपीट होगा। तो ये जो अगर यूनिट सेल रिपीट होता है ना, उसकी रेपिटेशन से जो चीज़ पूरी बन जाती है वो क्रिस्टल लैटिस होती है। और ये क्रिस्टल लैटिस एक छोटे से स्मॉलेस्ट फिगर से मिलकर बनी होती है, जिसको नाम देते हैं यूनिट सेल। ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है स्पेस लैटिस। अब देखो स्पेस लैटिस क्या चीज़ है। अभी हमने ऊपर पढ़ा कि एक लैटिस क्या चीज़ है। हमने कहा लैटिस एक पॉइंट्स, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स को हम नाम देते हैं लैटिस। ठीक है। अब ये जो लैटिस होते हैं ना, ये समझ लो वन डायमेंशन में प्रेजेंट है, एक लाइन के ऊपर पॉइंट्स हैं काफ़ी सारे। अब अगर ये पॉइंट्स जो हैं ये थ्री डायमेंशन में प्रेजेंट हो, थ्री डायमेंशन में किस तरह, एक्स एक्सिस में भी प्रेजेंट हैं, वाई एक्सिस में भी और जी एक्सिस में भी, तो वो जो एक पॉइंट्स वाली डायग्राम बनेगी ना, मतलब एक सिर्फ उस डायग्राम में पॉइंट्स ही पॉइंट्स होंगे, और वो पॉइंट्स एक्स एक्सिस में भी होंगे, वाई एक्सिस में भी होंगे, जी एक्सिस में भी होंगे, उस डायग्राम को नाम देते हैं स्पेस लैटिस। क्योंकि देखो वन डायमेंशन के लिए वर्ड यूज़ होता है लाइन, टू डायमेंशन के लिए यूज़ होता है प्लेन, और थ्री डायमेंशन के लिए वर्ड यूज़ होता है स्पेस। तो थ्री डायमेंशन में वो पॉइंट्स अगर प्रेजेंट हो, और ये पॉइंट्स कौन से हैं, ये वो पॉइंट्स हैं जहाँ पे बेसिस प्रेजेंट होते हैं, एटम्स प्रेजेंट होते हैं। तो थ्री डायमेंशन में वो पॉइंट्स कहलाते हैं स्पेस लैटिस। और हमें पता है ये जो पॉइंट्स होते हैं ये एक पीरियोडिक आपके पास यहाँ पे अरेंजमेंट में आपके पास प्रेजेंट होते हैं। तो ये इसकी डेफिनेशन है कि आ 3D आपके पास यहाँ पे अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स इन स्पेस इज कॉल्ड स्पेस लैटिस। ठीक है। तो स्पेस लैटिस जो है असल में एक स्केलेटन है। अब स्केलेटन देखो किस तरह, इसकी एग्जांपल इस तरह दी जा सकती है। समझ लो एक क्लास है, उस क्लास में अभी कोई भी स्टूडेंट्स नहीं है, सिर्फ चेयर्स रखी हुई हैं। तो वो चेयर्स असल में क्या हैं, वो चेयर्स असल में आपके पास लैटिस असल में लैटिस हैं, पॉइंट्स हैं ना। और उन पॉइंट चेयर्स के ऊपर जो बैठेंगे वो कौन बैठेंगे, बेसिस, जिस तरह आपके पास यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं। ठीक है। तो जो असल में खाली चेयर्स हैं वो ये बता रही हैं कि ये वो पॉइंट्स हैं जिन जिन पॉइंट्स पे स्टूडेंट्स बैठेंगे। इसी तरह जो लैटिस पॉइंट्स होते हैं वो ये बता रहे होते हैं कि ये वो पॉइंट्स हैं जिन जिन पॉइंट्स पे बेसिस अटैच्ड हो सकते हैं, आ सकते हैं। ठीक है। तो पॉइंट सिर्फ एक स्केलेटन है, ढांचा सा है। ठीक है, जो आपको बता रहा होता है कि बेसिस कहाँ प्रेजेंट होंगे। तो ये इसका पहला पॉइंट है कि द स्पेस लैटिस इज अ स्केलेटन अपॉन विच आपके पास क्रिस्टल स्ट्रक्चर इज बिल्ट अपॉन बाय प्लेसिंग बेसिस ऑन टू दिस पॉइंट्स और नियर दिस पॉइंट्स। ठीक है, ये इधर शायद थोड़ी सी मिस्टेक है, बाय प्लेसिंग बेसिस, ये नहीं आएगी लाइन, बाय प्लेसिंग दो दफ़ा लिखी हुई ना, तो बाय प्लेसिंग बेसिस ऑन द पॉइंट्स और नियर द लेटेस्ट पॉइंट्स। तो या तो बेसिस जो होते हैं उन्हीं पॉइंट्स पे प्रेजेंट होंगे या उन्हीं पॉइंट्स के थोड़ा सा पास पास प्रेजेंट होंगे। ठीक है। तो वो अगर हम उन्हीं पॉइंट्स पे बेसिस भी ऐड कर दें तो वो फिर पूरा क्रिस्टल बन जाता है। एग्जाम्पल है NaCl की। अब NaCl की आपको मैंने कहा NaCl की जो यूनिट सेल होता है वो क्यूबिक शेप का होता है। ठीक है। अब क्यूबिक का मतलब ये है कि उसकी सारी साइड्स जो होंगी बराबर होंगी, और जो सारी साइड्स होंगी वो 90 के एंगल पे होंगी। ठीक है। अच्छा, अब NaCl की एक और शेप भी होती है, ये आपने केमिस्ट्री में शायद पढ़ी भी हो, ऑक्टाहेड्रल भी होती है। तो ऑक्टाहेड्रल इसकी नेचुरल शेप नहीं है, ऑक्टाहेड्रल हम खुद अब ऑक्टाहेड्रल इसकी हम शेप खुद बना सकते हैं। वो हम किस तरह बना सकते हैं, अगर हम इसको प्रिपरेशन जब कर रहे हो 10% यूरिया ऐड कर दें तो इसकी शेप ऑक्टाहेड्रल बन जाएगी। ठीक है। अब ज़रा आप ये एक डायग्राम देखो, ये डायग्राम से आपको ना सारे चीज़ें क्लियर होंगी, बल्कि इस डायग्राम से पहले ज़रा लेटेस्ट पॉइंट्स भी डिस्कस कर लें। तो लेटेस्ट पॉइंट्स या लेटेस्ट साइड्स हमने क्या कहा, ये असल में वो पॉइंट्स हैं जिन जिन पॉइंट्स पे बेसिस या एटम प्रेजेंट होंगे। ठीक है।
तो इसकी डेफिनेशन देख लो, द पोजीशंस ऑक्यूपाइड बाय द पार्टिकल्स इन द लेटिस इन द क्रिस्टल ऑफ लेटिस और कॉल्ड लेटिस पॉइंट्स और लेटिस। अगर आप इसके यूनिट सेल में देखो, इसके यूनिट सेल में तकरीबन कितने लेटिस पॉइंट्स या लेटिस साइड्स हैं, तो तकरीबन 8 हैं। 1 2 3 4, 4 ऊपर हैं और इसी तरह 4 नीचे हैं, ठीक है। तो एक यूनिट सेल में तकरीबन ये 7-8 इन पॉइंट्स पे एटम्स प्रेजेंट हो सकते हैं। अब अगर आप NaCl की एग्जांपल ही देख लो, अब ये जो मैंने चीज़ बनाई ये मैंने NaCl का बनाया, और इसमें Na क्या शो हो रहा है, Cl क्या शो हो रहा है, वो आप खुद सोच सकते हो। जो ग्रीन सा बड़ा सा जो यहाँ पे शो हो रहा है आप पे, वो क्या है, वो क्लोरीन है, क्योंकि क्लोरीन का स्ट्रक्चर बड़ा होता है। और जो ग्रे सा शो हो रहा है ये असल में सोडियम है, ठीक है। तो ये एक बेसिस है, ठीक है। और ये जो सामने बनी हुई है डायग्राम, ये क्या है, ये एक स्पेस लैटिस है, और इस स्पेस लैटिस में काफ़ी सारे लैटिस पॉइंट्स हैं, ठीक है। अब इसमें देखो, इसमें तकरीबन अब 8 लैटिस पॉइंट्स नहीं हैं, इसकी फेसेस पे भी कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो इसमें काफ़ी सारे लैटिस पॉइंट्स हैं, और ये बेसिस उन पॉइंट्स पे जाके प्रेजेंट होगा। तो जब ये उन पॉइंट पे जाके प्रेजेंट होगा तो हमारे पास डायग्राम इस तरह की बन जाएगी। तो ये मेरे पास क्या बन गया, ये मेरे पास बन गया एक यूनिट सेल, ठीक है। अब इसी यूनिट सेल को अगर मैं रिपीट करूं तो मेरे पास बन जाएगा क्रिस्टल लैटिस। जी समझ आई। तो ये बड़ी बेस्ट डायग्राम है सब चीज़ों को समझने के लिए। सबसे पहला जो था वो बेसिस था, एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम जो रिपीट होते हैं तो उसको हमने बेसिस नाम दे दिया। नेक्स्ट जो है ये असल में स्पेस लैटिस है, और इस स्पेस लैटिस में काफ़ी सारे लैटिस पॉइंट्स शो हो रहे हैं, ठीक है। अब अगर मैं इन्हीं पॉइंट्स पे बेसिस को जाके प्लेस कर दूं तो ये स्ट्रक्चर बन जाएगा, और ये जो स्ट्रक्चर कहलाएगा ये यूनिट सेल कहलाएगा। और इसी यूनिट सेल को अगर मैं रिपीट करूं तो ये क्रिस्टल लैटिस बन जाएगा, जिसकी ये डायग्राम है, ठीक है। ये बेशक लास्ट वाली डायग्राम ना करें, ये थोड़ी सी तरह कॉम्प्लिकेटेड है। ये इसमें ये बता रहा होता है कि हर एटम कितना कंट्रीब्यूशन दे रहा है, तो वो आपने पढ़ा हुआ है केमिस्ट्री में फर्स्ट ईयर में कि वो तकरीबन 1/8 कंट्रीब्यूशन दे रहा होता है। अच्छा, तो लैटिस पॉइंट्स या लैटिस साइड्स भी हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास लैटिस कांस्टेंट। अब लैटिस कांस्टेंट क्या चीज़ है, कोई से दो लैटिस पॉइंट्स या लैटिस साइड्स के दरमियान डिस्टेंस, उसको नाम देते हैं लैटिस कांस्टेंट, ठीक है। अब जिस तरह अगर आप ये डायग्राम देखो, ये क्यूबिक ही बना हुआ है। जिस तरह अगर हम क्यूबिक अपना बनाएं यहाँ पे, तो समझ लो ये जो इसके वर्टिसेस हैं ना, ये इसके सारे वर्टिसेस जो हैं ये आपके पास यहाँ पे ये लैटिस पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो कोई से दो लैटिस पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस जो होता है, कोई से दो लैटिस पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कहलाएगा लैटिस कांस्टेंट। लेकिन वो जो लैटिस पॉइंट्स होने चाहिए वो नेबरिंग होने चाहिए, एक साथ वाले। जिस तरह अगर आप ऊपर क्रिस्टल लैटिस में देखो, इस क्रिस्टल लैटिस में काफ़ी सारे आपके पास यहाँ पे पॉइंट्स हैं, लैटिस पॉइंट्स हैं, लेकिन कोई से दो नेबरिंग लैटिस साइड्स, ठीक है, एक साथ वाले, उनके दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो लैटिस कांस्टेंट कहलाता है, ठीक है। तो ये इसकी डेफिनेशन है कि द डिस्टेंस बिटवीन टू नेबरिंग कंजेक्टिव लैटिस साइड्स इज कॉल्ड लैटिस कांस्टेंट। तो लैटिस कांस्टेंट असल में डिस्टेंस बताता है, तो उसकी यूनिट मीटर कह सकते हो आप। तो अगर आप इस डायग्राम में देखो तो एक ये लैटिस पॉइंट शो हो रहा है, एक ये लैटिस पॉइंट है, ये लैटिस पॉइंट ज़्यादातर जो होते हैं ना वो कॉर्नर्स ही होते हैं। एक ये लैटिस पॉइंट, ठीक है। तो ये 3 डायमेंशन में बना हुआ है ना। तो एक्स एक्सिस वाला जो डिस्टेंस है उसको मैं नाम दे रहा हूँ b, वाई एक्सिस में जो डिस्टेंस है उसका नाम दे रहा हूँ c, और एक्स एक्सिस में जो नाम है उसको मैं नाम दे रहा हूँ a, ठीक है। तो यहाँ थोड़े से एक्सिस डिफरेंट हैं। आप तो असल में z एक्सिस को बाहर लेते हो ना थर्ड डायमेंशन में, यहाँ पे x एक्सिस को लिया हुआ है। तो अगर 3 डायमेंशन होगी तो लेटिस कांस्टेंट 3 हो गए ए बी सी, अगर 2 डायमेंशन होंगी तो लेटिस कांस्टेंट भी 2 हो गए ए और बी, ठीक है। अच्छा, उसी में फिर एक और चीज़ आती है कि ये असल में देखो लेटिस कांस्टेंट तो आपको डिस्टेंस बता रहा है, ठीक है। अगर यही लेटिस कांस्टेंट वाले जो लेटिस कांस्टेंट है, इन्हीं को अगर मैं डायरेक्शन असाइन कर दूँ, तो ये चीज़ बन जाती है लेटिस ट्रांसलेशन वेक्टर्स। तो देखो इसके अब वर्ड में दो चीज़ें आ रही हैं, एक तो वेक्टर वर्ड आ रहा है, तो वेक्टर से मतलब कि इनकी डायरेक्शन होगी। एक और वर्ड आ रहा है ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन से मतलब है कि ये वेक्टर्स मूव भी कर सकते हैं। अब किस तरह मूव कर सकते हैं, सबसे पहले आप ये डायग्राम देखो, इसमें काफ़ी सारे लेटिस पॉइंट्स बने हुए हैं,
जो कि सर्कल से शो हो रहे हैं आपके पास, ठीक है। अब उनके दरमियान डिस्टेंस को मैंने एक डिस्टेंस को नाम दे दिया A1, एक डिस्टेंस को नाम दे दिया A2। बेशक आप चाहो तो इनको ABC भी नाम दे सकते हो, ठीक है। ऊपर ABC लिखा हुआ था, इस डायग्राम जो मैंने पिक किया कहीं से, तो इधर A1 A2 नाम था, ठीक है। तो इधर दो लेटिस कांस्टेंट हैं, एक A1 और A2। इसको मैं लेटिस वेक्टर कहूँगा। क्यों कहूँगा? क्योंकि देखो मैंने इनको डायरेक्शन असाइन कर दी, तो ये ब्लू से एक एरो हेड बना हुआ है। अब आता है कि इसको ट्रांसलेशन क्यों नाम दे रहे हैं। ट्रांसलेशन इसलिए नाम दे रहे हैं क्योंकि ये जो एक वेक्टर्स हैं ये ट्रांसलेट कर रहे हैं। अब देखो ट्रांसलेट किस तरह करते हैं। मैंने सबसे पहले एक पॉइंट बनाया, ये मैंने एक यहाँ पे लेटेस्ट ट्रांसलेशन वेक्टर बनाया, ठीक है। ये लेटेस्ट ट्रांसलेशन वेक्टर यहाँ प्रेजेंट था। तो अब इस डायग्राम में मैंने दो यहाँ पे आपके पास ट्रांसलेशन वेक्टर्स बनाए हैं। वही वाली डायग्राम मैंने ली A1 और A2, ठीक है। और ये इस पॉइंट, इस लेटेस्ट साइट पे या लेटेस्ट पॉइंट पे प्रेजेंट था, ठीक है। और जिन पॉइंट्स पे जाके इनके एरो हेड असल में ख़त्म हो रहे हैं ना, उधर भी मैंने दो पॉइंट्स मेंशन कर दिए, ठीक है। तो ऊपर एक मैंने पॉइंट मेंशन कर दिया और एक मैंने इधर नीचे इधर सर्कल से। अब मैं क्या करूँगा, इसी दोनों वेक्टर्स को मैं उठाऊँगा इसी तरह। इनके दरमियान एंगल को चेंज नहीं करूँगा, इनके दरमियान एंगल समझ लो थीटा है। इन दोनों वेक्टर्स को उठाऊँगा और अब मैं जाके इस नए पॉइंट पे रख दूँगा। अब जब नए पॉइंट पे जाके रखूँगा तो ये फिर इस तरह हो जाएगा, ठीक है। और इनकी मैंने लेंथ भी चेंज नहीं की। इसकी लेंथ अगर A1 थी, इसकी लेंथ अभी भी A1 है। ऊपर वाले की लेंथ अगर A2 थी तो अभी भी उसकी लेंथ A2 ही है। अब क्या होगा, अब जहाँ इनके एरोड्स ख़त्म हो रहे हैं मैंने उधर जाके सर्कल लगा दिए। फिर यही करूँगा, फिर इन दोनों लेटेस्ट इन वेक्टर्स को उठाऊँगा और अब ये जो नया पॉइंट बना, इस पॉइंट पे जाके मैं इन एटम्स को इस ये जो वेक्टर्स को प्लेस कर दूँगा। फिर नए पॉइंट्स हमें मिल गए यहाँ पे, समझ आए। लेकिन हम कुछ पॉइंट्स को मिस कर रहे हैं, ऊपर वाले पॉइंट्स भी सेम ही काम करेंगे। पूरा जिस चीज़ को उठाएंगे और ऐसे ही प्लेस कर देंगे। तो जिधर ये एंड हो रहे होगे तो दोबारा सर्कल लगा देंगे, फिर दोबारा ऊपर प्लेस करेंगे। तो इस तरीके से ये जो वेक्टर्स हैं ये ट्रांसलेट कर रहे होते हैं, मूव कर रहे होते हैं, समझ आया। और इनके मूवमेंट से फ़ायदा क्या हो रहा है, इनकी मूवमेंट की वजह से हमें ये डॉट्स मिल रहे हैं। ये डॉट्स क्या हैं, ये डॉट्स असल में हैं लेटिस पॉइंट्स या लेटिस साइट्स। ये हमें वो पॉइंट्स बता रहे हैं जिन पॉइंट्स पे एटम्स प्रेजेंट हो गए, ठीक। अब ज़रा आप दोबारा डायग्राम पे आओ तो देखो, आप इस डायग्राम को खुद यहाँ पे इमेजिन कर सकते हो कि इनको अगर आप यहाँ पे ट्रांसलेट कराओ तो हमें ये नए से नए पॉइंट्स मिलते रहेंगे, ठीक है। अब अगर दो लेटिस हमारे पास यहाँ पे ट्रांसलेशन वेक्टर्स हों, उनको रिपीट कराएं तो हमारे पास एक पूरा प्लेन बन जाएगा। उस प्लेन को नाम देंगे प्लेन लेटिस। और अगर हमारे पास तीन ट्रांसलेशन वेक्टर्स हों, जिस तरह यहाँ तो A1 A2 था, अगर तीन हो A1 A2 A3, उनको अगर हम अब जब रिपीट कराएंगे तो वो 3D में रिपीट हो गए। तो उसकी वजह से जो हमारे पास चीज़ बनेगी उसको स्पेस लेटिस नाम देंगे। और स्पेस लेटिस अभी हमने ऊपर देखा भी कि हमारे पास वो पॉइंट्स ही होंगे लेकिन 3D में लाई कर रहे होंगे, ठीक है। तो स्पेस लेटिस इज ऑब्टेन्ड बाय द ट्रांसलेशन ऑफ ABC, मतलब तीन ट्रांसलेशन वेक्टर्स हो गए। और वेक्टर्स हैं इसलिए इनके ऊपर हम एरो हेड लगा रहे हैं क्योंकि इनकी प्रॉपर डायरेक्शन होती है, ठीक है। उसके बाद लास्ट टॉपिक है, फिर इस पूरे से आपकी ज़रा जान छुट जाएगी। फिर नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो बिल्कुल डिफरेंट है। और लास्ट है क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ठीक है, कि एक पूरा क्रिस्टल जो बनता है वो किस तरह बनता है, ठीक है। अब अगर आप डायग्राम देखो, ये मैंने स्पेस लैटिस शो किया। अब ये असल में स्पेस लैटिस नहीं शो कर रहा, क्योंकि देखो स्पेस लैटिस क्यों नहीं है, इसके पास दो डायमेंशन हैं, इसके पास x है, इसके पास y है, इसके पास z एक्सिस नहीं है। तो जब बुक में स्पेस लैटिस लिखता है ना तो वो अज्यूम ये करता है कि डेफिनेटली z एक्सिस में भी एटम्स होंगे, पॉइंट्स होंगे। तो वो बुक में बना तो नहीं सकता ना, क्योंकि अगर वो z एक्सिस में भी पॉइंट शो करेगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये पॉइंट कहाँ का है ये पॉइंट। तो स्पेस लैटिस का मतलब ये होता है कि वो तीनों डायमेंशन में पॉइंट शो करना चाह रहा है, ठीक है। तो ये मेरे पास स्पेस लैटिस हो गया क्योंकि इसमें सिर्फ पॉइंट्स प्रेजेंट हैं और ये पॉइंट्स जो हैं ये पीरियोडिक आपके पास यहाँ पे अरेंजमेंट में है, ठीक है। ये मैंने बेसिस बना दिया, एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम। तो यहाँ पे ये ग्रुप ऑफ एटम है क्योंकि दो एटम्स हैं। उसके बाद जो है नेक्स्ट चीज़ है वो ये है कि मैंने इन दोनों को ऐड कर दिया। ऐड करने का क्या मतलब, मैंने हर पॉइंट पे जाके ये बेसिस प्लेस कर दिया। तो अगर आप एक क्रिस्टल स्पेस लैटिस में
बेसिस को ऐड कर दो हर पॉइंट पे, तो ये जो डायग्राम बनेगी ना, ये डायग्राम कहलाएगी क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो क्रिस्टल, अगर आपसे कोई पूछे कि क्रिस्टल आपके पास स्ट्रक्चर किस तरह बनता है, तो आप स्पेस लैटिस में बेसिस को ऐड कर दो। बेसिस को ऐड करने का मतलब है हर पॉइंट पे जाके बेसिस को प्लेस कर दो। तो ये इसका सबसे पहला पॉइंट है कि क्रिस्टल ऑफ स्ट्रक्चर इज ऑब्टेन्ड व्हेन अ बेसिस इज एडेड एट ईच पॉइंट इन द लैटिस। ठीक है। और ये जो देखो बेसिस है, ये बेसिस की कॉम्पोजिशन सेम है। कॉम्पोजिशन से मतलब NaCl ही है हर जगह। ठीक है, कोई चेंज नहीं हो रहा। और एक तो कॉम्पोजिशन सेम है, इसकी एक अरेंजमेंट सेम है, और तीसरी चीज़ है इसकी ओरिएंटेशन सेम है। ओरिएंटेशन का मतलब देखो, हर जगह ओरिएंटेशन का क्या मतलब कि नीचे जो है वो ब्लैक सर्कल है, ऊपर रेड सर्कल है। तो इस पूरे क्रिस्टल एक लैटिस में ऐसा ही है, हर जगह नीचे ब्लैक सर्कल, ऊपर रेड सर्कल, और ये सर्कल्स एटम्स शो कर रहे हैं। जिस तरह अब NaCl के एटम है, एक जो एटम होगा वो सोडियम का होगा, एक एटम क्लोरीन का होगा। और ये अगर इनकी देखो, ये जो बेसिस की कंपोजिशन भी सेम है, इनकी आपके पास यहाँ पे इनकी पोजीशनिंग भी सेम है, ओरिएंटेशन भी सेम है, तो आपको ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर कहीं से भी आप इसको देखो, आपको ये एग्जैक्टली सेम लगेगा, है ना। तो ये आगे कह रहा है कि सच दैट द क्रिस्टल अपीयर्स एग्जैक्टली एट द सेम एट वन पॉइंट एज इज डज एट अदर इक्वलेंट पॉइंट्स। तो आपको किसी भी पॉइंट से देखो, आपको जो है क्रिस्टल आपको स्ट्रक्चर आइडेंटिकल लगेगा। क्यों लगेगा यहाँ पे आइडेंटिकल? क्योंकि बेसिस की कॉम्पोजिशन वगैरह सब सेम है। और लास्ट में फिर यही फार्मूला बनाया हुआ है उसने कि क्रिस्टल लैटिस में अगर आप बेसिस ऐड कर लो तो वो पूरा क्रिस्टल स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक है। ये फिर इसी डायग्राम को आप खुद भी एज्यूम कर सकते हो। ये डायग्राम किस तरह बनी? इस डायग्राम में लैटिस ट्रांसलेशन वेक्टर्स हैं, ए और बी, दो हैं। ठीक है, तो ये 2 डायमेंशन के। पहली डायग्राम में जो है वो लैटिस ट्रांसलेशन वेक्टर्स जो ए और बी हैं उनकी लेंथ बराबर नहीं है, और उनके दरमियान जो थीटा है वो भी 90 नहीं बन रहा। तो अगर आप इस तरह के लैटिस ट्रांसलेशन वेक्टर्स को ट्रांसलेट कराओ तो इससे जो लैटिस बनता है वो ओब्लीक लैटिस बनता है। ठीक है, उसको एम भी लिखते हैं। सेकंड वाला रहने दें क्योंकि ये मेरे ख्याल से आपकी बुक में डिस्कस नहीं है, ये थोड़ा सा उसमें पढ़ाया जाएगा आपको BSc लेवल में। नेक्स्ट जो है वो हेक्सागोनल लैटिस। अब हेक्सागोनल लैटिस किस तरह बनता है? जब लैटिस ट्रांसलेशन वेक्टर्स लेंथ, उनकी लेंथ सेम हो, A इज इक्वल टू B हो, लेकिन उनके दरमियान जो थीटा है वो कितना बन रहा हो, 120। तो इस तरह के लेटिस ट्रांसलेशन वेक्टर्स को जब आप ट्रांसलेट कराते हो, मूव कराते हो, जिस तरह अभी हमने डायग्राम में मूव कराया, उससे जो बनता है वो हेक्सागोनल लैटिस बनता है। और लास्ट जो है वो स्क्वायर लैटिस कब बनेगा? स्क्वायर का क्या मतलब है? देखो, दोनों की लेंथ भी सेम होगी और एंगल भी 90 होगा, तो वो इस तरह बन जाएगा। ठीक है। और लास्ट में ये है, ये भी बुक में डायग्राम है लेकिन डिस्कस नहीं किया हुआ इसको, और ये है 3 टाइप के क्यूबिक सेल्स। 3 तरह के एक सिस्टम्स होते हैं क्यूबिक के। एक सिंपल क्यूबिक होता है। सिंपल क्यूबिक में क्या होते हैं? सिंपल क्यूबिक में एटम्स जो होते हैं वो सिर्फ वर्टिसेस पे प्रेजेंट होते हैं, कॉर्नर्स पे। तो सिंपल क्यूबिक में जो एटम्स होते हैं वो 8 होते हैं, 8 कह लो। इसमें 8 लैटिस पॉइंट्स हैं, इस तरह आप समझ सकते हो। इसमें लैटिस पॉइंट्स 8 हैं। अच्छा, नेक्स्ट है BCC। इसको BCC कहते हैं, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। इसमें आप देखो, इसमें लैटिस पॉइंट्स एक तो 8 हैं, कॉर्नर्स हैं मतलब वर्टिसेस हैं, और एक सेंटर में भी होता है। तो इसमें लैटिस पॉइंट्स जो हैं वो कह सकते हो 8 + 1 9 है। 8 तो वर्टिसेस हैं और एक सेंटर में प्रेजेंट है। और लास्ट है FCC। उसको फेस सेंटर्ड क्यूबिक कहते हैं, या क्लोज क्यूबिक एक पैकिंग भी कहते हैं। इसमें जो एटम्स होते हैं ना, इसमें एटम्स कहाँ प्रेजेंट हैं? इसमें एक तो वर्टिसेस पे, कॉर्नर्स पे, और दूसरा फेसेस पे भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसमें सेंटर में प्रेजेंट नहीं होते। तो 8 तो हो गए कॉर्नर्स के, और दूसरे कितने हो गए? 6 जो हो गए वो फेसेस के हो गए, तो टोटल 14। आप चाहो तो उसको चेक भी कर लेना। ठीक है। तो इस पहले वाले में लैटिस पॉइंट्स 8 होते हैं, नेक्स्ट में लैटिस पॉइंट्स 9 होते हैं, और लास्ट में लैटिस पॉइंट्स 14 होते हैं। नेक्स्ट टाइम हम स्टार्ट करेंगे बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। तो ये मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ की तरफ अब हम जा रहे हैं। ये जो हमने पढ़ा था ये सारा सॉलिड्स के बारे में पढ़ा था, तो इनको अच्छी तरह आप रिवाइज करें। कोई भी क्वेश्चन हो अगर इन टॉपिक से रिलेटेड तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे लाजमी बताइएगा। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।